जय हिंद, जय भारत। आज हम अपना माथा पकड़ के क्यों बैठे हैं? ये माथा पकड़ के इसलिए बैठे हैं कि जो फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी ईरान, यूएसए और इजराइल की, वो आज फिर घूम घाम के एमओयू साइन होने के बाद स्विट्ज़रलैंड की अच्छी वादियों में सारे नेता मिले, बात हुई, एमओयू डिजिटली साइन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, हमको थोड़ी राहत की सांस आई। लेकिन वो राहत की सांस आज फिर गले पे आके अटक गई है भाई। वो इसलिए अटक गई है क्योंकि ईरान ने एमओयू का उल्लंघन करते हुए पिछले 2 दिन से जो कोहराम मचाया है, उसने फिर 3 कमर्शियल व्हीकल को या 3 कमर्शियल जहाज़ों को फिर से दोबारा से अटैक किया है वाया ड्रोन्स एंड वाया मिसाइल्स। अब ये जो 3 जहाज़ हैं, जो कि एक है MT अल रिकायात, जो कि कतरी फ्लैग वेसल है, कार्गो वेसल है, और ये जा रहा था वाया ओमान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहा था, ईरान के वाटर्स के थ्रू नहीं, ओमान के वाटर्स के थ्रू, और ये कैरी कर रहा था LNG। इसके अलावा दूसरा जो अटैक हुआ है वो हुआ है MT वेद्यान पे, जो कि सऊदी फ्लैग्ड वेसल था और ये कैरी कर रहा था क्रूड को। और जो तीसरा अटैक हुआ है वो है MT साइरस प्रॉस्पेरिटी, ये था लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल और ये भी कैरी कर रहा था क्रूड। अब माथा पीटने वाली बात ये है हमारे लिए कि इन 3 जहाज़ों पे जिन पे अटैक हुआ है, उनमें से 2 जहाज, एक हमारे लिए क्रूड लेके आ रहा था, एक हमारे लिए LNG लेके आ रहा था, कतरी और सऊदी। अब इन दोनों पे अटैक हो गया। अब एक जहाज को तो अबेंडन कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 फिर भी टूटे फूटे कैसे भी हैं वो लेके चल रहे हैं अपना कार्गो। लेकिन ये तो हो गया ईरान का। ईरान ने क्या बोला है इसके बीच में कि ये वेसल्स क्योंकि हमारे तय किए गए रूट पे नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने उनको अटैक किया। और इन तीनों वेसल्स को एस्कॉर्ट कर रही थी अमेरिका की नेवी। अब ये थिंग्स लाई डाउन यूएसए नहीं ले सकता था। यूएसए ने ताबड़तोड़ अटैक किया, उनकी ईरान की 80 जगह पे स्ट्राइक्स करके। उनमें सबसे जो टारगेट किया उन्होंने सदरन ईरान को टारगेट किया, जिसमें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार सिस्टम्स, एंटी शिप मिसाइल्स और साइट्स को टारगेट किया, और 60 से ज़्यादा जो स्मॉल बोट्स थी उनको टारगेट किया उन्होंने, और जड़ से उखाड़ दिया। अब ये जो अटैक हुआ ये करीबन पूरे 1 दिन चला है, और उसके बाद भी ये अटैक अभी भी हो रहे हैं। और ये अटैक कहाँ पे हुए हैं? ये हुए हैं ईरान के कशम आइलैंड्स पे, खर्ग आइलैंड्स पे, सिरिक पे, और उनका जो एक मेन सी पोर्ट है बंदर अब्बास, उस पोर्ट पे हुए हैं ये जो अमेरिका ने अटैक किया है। हम अभी ये न्यूज़ को लेकर संभले ही थे कि पता लगा ईरान ने काउंटर अटैक कर दिया यूएस पे। कहाँ पे? उन्होंने फिर वही अल अली सलीम एयरबेस, जो सलीम एयरबेस जो कि कुवैत में है, जहाँ पे भी पहले भी अटैक किया था, वहाँ पे अटैक किया। और यूएसए की 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है जो कि बहरीन में है, वहाँ पे अटैक किया। ये अटैक पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि हमने 85 साइट्स पे, इन 2 लोकेशंस पे अटैक किया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है यूएस को। अब इसके बाद हमारे जो ट्रंप राजा या चचा ट्रंप है, चचा ट्रंप ने नेटो की मीटिंग के लिए वो गए हुए हैं कहाँ पे? तुर्की में। तुर्की में से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है अब कि ऑल द ग्लव्स आर ऑफ, देयर इज नो सीज फायर एंड नो सीज फायर नाउ विल सस्टेन। और अमेरिका अब पूरी तरह से तहस नहस करेगा ईरान को। अब आप ये देखिए, फरवरी से चलती हुई गाड़ी हर स्टेशन पे रुकते रुकते अब फिर उसी स्टेशन पे पहुंच गई है। और हम जो सोच रहे थे अरे यार अब तो वॉर ख़त्म हो गई है और सीज फायर 60 दिन में हो जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज मिलकर बैठ के कर लेंगी, वो नहीं हो रहा है। और इसका खामियाजा भुगत रहा है मिडिल ईस्ट में। अभी तो इन्होंने दोबारा अटैक किए कुवैत बहरीन, लेकिन कुवैत बहरीन के अलावा ईरान तो एक एग्रीव्ड पार्टी है ही, उसके अलावा आपका कतर, सऊदी पे अभी तक अटैक नहीं हो रहे थे, लेकिन आज के अटैक के बाद जब यूएस ने बोल दिया है कि ऑल ग्लव्स आर ऑफ, तो सऊदी इज ऑल्सो ऑन द प्लेट। अब सऊदी पे भी अटैक होंगे और यूएई पे भी अटैक होंगे। अब पूरा मिडिल ईस्ट फिर दोबारा से जलेगा, और ये इसको फायर प्लेट पे लाने का सौभाग्य
हमारे चाचा ट्रंप को है, क्योंकि ये घुसा यूएस पहले नहीं घुसना चाहिए था। ये वॉर इजराइल लड़ रहा था ईरान के थ्रू, पहले इनडायरेक्टली लड़ रहा था क्योंकि वो प्रॉक्सीज को मिटाना चाह रहा था, जिसमें कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस थे। लेकिन क्योंकि ये तीनों प्रॉक्सीज सपोर्ट कर रहा था ईरान, इसलिए ईरान के दरवाजे तक ये लड़ाई आई। उसमें कूदा यूएस। अब जब यूएस कूद गया तो चचा को पता नहीं क्या है, चचा आज फिर बिग ब्यूटीफुल डील ये सब करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो डील हो जाती है फिर उसके बाद अगले दिन ही खुद ही कर जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब वो वाली सिचुएशन है कि वो फ्रेज इतनी फेमस हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूएस बट अक्रॉस द वर्ल्ड, कि उनकी ईगो पे आ गई है। तो आज उन्होंने नेटो की मीटिंग से ये अनाउंस किया कि ये सीज फायर इज ऑफ एंड नाउ वी विल टीच ईरान अ लेसन। अब ये लड़ाई हमारे को तो और बढ़ती हुई नजर आ रही है, या एक और चीज हो सकती है कि यूएसए उसमें इतने बम मारे कि ईरान के खड़े होने की ताकत ही खत्म हो जाए। ये तो हमने आपको यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब हम आपको ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो रहा है वो बताते हैं। ईरान इज गवर्नड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि जिसमें कि उनके गालिबाफ, अरागची और मसूद साहब जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं, वो तो एक सिविलियन बेस हो गया। उसके अलावा सिविलियन के अलावा वहाँ आईआरजीसी इज कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि वो ईरानियन आर्मी से अलग है। वहाँ पे ईरान में दो आर्मीज हैं, एक तो ईरान की खुद की आर्मी और एक आईआरजीसी। आईआरजीसी इज द वन हु कॉल्स द शॉट्स। तो अब आईआरजीसी में ये है कि जब उनके आयतोल्ला अली खुमैनी की डेथ हुई, जिसका अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी भी उनके दफनाने की कार्रवाई सब जगह चालू है, और ये 6 दिन का इवेंट है जो कि हर जगह जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये हो गया, और इसी बीच जब उनकी डेथ हुई है तो ईरान ने अपना सुप्रीम नया लीडर सिलेक्ट किया था, उनके बेटे को, मोत्सबा अली खुमैनी। वो भी जबकि फादर के जनाजे में वो नहीं आए। तो एक पॉइंट तो ये बनता है कि ईरान में ईरान की गवर्नमेंट चला कौन रहा है? क्या सिविलियन लीडरशिप चला रही है? नहीं महसूस होता, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप सिर्फ नेगोशिएशन के लिए जा रही है, और पीछे से आईआरजीसी जो कि ये सब कारस्तानियां कर रही है कि आज ये जहाज उड़ा दिया, आज वो जहाज उड़ा दिया, आज इसको परेशान कर दिया, उसको हैरान कर दिया। तो हमको ये लगता है कि मोत्सबा अली खुमैनी की नहीं चल रही है, और वो जिंदा भी हैं या अब नहीं रहे ये भी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ना उनका कोई न्यूज़ आ रहा है, ना उनकी कोई फिजिकली अपीयरेंस हो रही है कहीं पे। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि ईरान जैसे बड़े कंट्री की जो पैरवी कर रहे हैं, या जो ईरान जैसे एक बड़े नेशन को चला रहे हैं, क्या वो मुल्ला मौलाना को छोड़ के अब आईआरजीसी चला रहा है? क्योंकि इस बात की तहकीक इससे होती है कि जो उनके एक बड़े जनरल थे, अहमद वहीदी, जो कि 120 दिन से गायब थे, क्योंकि उनके सर पे इनाम रखा हुआ था कि जहां भी देखे उनको मार दिया जाएगा। वो अंडरग्राउंड थे, वो इस फ्यूनरल पे नजर आए, उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है। इसका मतलब ही इज स्टिल अलाइव, क्योंकि उनके पहले मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन अगर वो जिंदा हैं और दिखाई दे रहे हैं, और मोत्सबा अली खुमैनी जो कि बताया जा रहा है कि जिंदा हैं और वो पास ऑन कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, और वो अपने पिताजी के जनाजे पे भी नहीं आए, तो एक क्वेश्चन तो उठता है कि क्या ये आईआरजीसी की जो रेडिकल एक्सट्रीम है, क्या वो डिसाइड कर रही है? और अगर वो डिसाइड कर रही है तो ये युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अभी इसमें और उतार और चढ़ाव आएंगे। इसके अलावा ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ये टर्मिनेट हो गई है सीज फायर ट्रीटी, जो कि फ्रेजाइल थी, वो खत्म हो गई है, और हम दोबारा से प्लान करके फिर दोबारा अटैक करेंगे। इससे एक बात की और तस्दीक होती है कि क्या यूएसए ने ये सीज फायर जो किया था, या ईरान ने जो सीज फायर किया था, वो सिर्फ दिखाने के लिए था? क्या वो तैयारियां पूरी कर रहे थे? यूएसए के हिसाब से तो हम श्योर हैं कि यूएसए कि अपनी जो डिप्लीटेड था फौज और उसके असला, बारूद, आर्म्स उनके लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इस बीच जो एक और खबर आई है कि ईरान ने दावा किया है, उन्होंने यूएसए का बहुत ही इलीट प्रेडेटर जो कि अनमैन्ड यूएवी है, जो कि MQ-9 रीपर है, उसको मार के गिरा दिया है। अब ये लड़ाई आगे कितनी चलेगी और
किस हिसाब से चलेगी ये अभी कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे प्रिडिक्शंस हो गए, लेकिन ये गाड़ी घूम घूम के उधर ही आ रही है। अब हमको तो ये लगता है कि ये पीस डील में ना ईरान इंटरेस्टेड है और ना यूएसए इंटरेस्टेड है। अब ईरान क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? ईरान अगर ये पीस डील को यूएसए की शर्तों पे मान जाता है तो उसकी एक मिडल ईस्ट में एक अग्रणी नेशन और एक लीडर की तरह मिडल ईस्ट पे एक इन्फ्लुएंस जमाने का पूरा सपना चूर चूर हो जाता है, क्योंकि यूएसए उसको न्यूक्लियर नहीं बनाने देगा बॉम्ब, यूएस उसको कंट्रोल नहीं करने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो वो चाहता है। ये 2 पॉइंट्स उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसने पीस डील साइन कर दी तो ये 2 वो अपने हाथ काट लेगा। इसलिए ईरान भी इंटरेस्टेड नहीं है। यूएसए क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? उसको वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लड़ाई उसके घर पे नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई कोसों मील दूर मिडल ईस्ट में आग लगा के रखी हुई है, यूएसए में नहीं। यूएसए का ब्रेंट क्रूड, वेनेजुएलन ऑयल, जो कि उसने वहां के प्रेसिडेंट को अगवा करके पूरा का पूरा ऑयल अपने गिरफ्त में ले लिया। अब वो उसको सेल कर रहा है, तो वो तो पैसा बना रहा है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी मिडल ईस्ट इनसिक्योर रहेगा। वो अमेरिका से सिक्योरिटी मांगेगा, वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा, वो अपनी सारी जितनी भी आपका रिक्वायरमेंट्स है वो अमेरिका की तरफ ही देखेगा, क्योंकि अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है कहीं और जाके सामान ढूंढने के लिए। लेकिन इसी बीच यूएई, जिसने भारत के साथ एक बहुत बड़ा डील साइन किया है कि वो अपना ऑयल जो है भारत में रखेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योर्ड, क्योंकि आज पता नहीं है कि ईरान की कोई भी मिसाइल उसके रिजर्व्स को जाके कब तबाह कर दे। तो वो तय हुआ है कि यूएई अपना रिजर्व भारत में एनकैम्प करेगा, ताकि कल को अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी आए तो उसका तेल भारत के थ्रू सब जगह वो बेच पाए। इसके अलावा यूएई ने ये भी बोला है कि मैं आपका ब्रह्मोस और आपका आकाश तीर और आपके और भी जो इक्विपमेंट्स है वो लेने को तैयार हूँ, जो कि यूएसए के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि यूएई अभी तक अमेरिकन सोर्स्ड वेपन ही यूज़ कर रहा है। तो इसमें अब हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि यूएसए क्यों चाहता है ये वॉर ज़्यादा देर चले, और ईरान क्यों चाहता है कि वॉर लंबी खिंचे, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। ऐसे में चुपचाप जो एक प्राइमरी प्लेयर है जिसके कारण यूएस वॉर में घुसा, वो है इजराइल। इजराइल आज भी, चाहे अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसने लेबनान के साथ एक सीज फायर ट्रीटी करके वो आज भी हिजबुल्लाह को ताबड़तोड़ मार रहा है। और इसकी जो सक्सेस लेवल्स है वो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमास का आज एक वक्तव्य आया है या एक स्टेटमेंट आई है कि वो अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट गजा में थी, वो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन देने को तैयार हो गया। तो एक प्रॉक्सी तो गया, अब वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान यूएस की ट्रीटी हो रही है या नहीं हो रही है, वो अपने सर्वाइवल की जंग खुद अकेले लड़ रहा है यूएस के आर्म्स और आर्मामेंट्स की वजह से। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन होती जा रही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़ाई कब शुरू होती है, कब बीच में पॉज आ जाता है, कब दोबारा बढ़ जाती है। आगे जैसे भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको इस बारे में अवगत कराते रहेंगे, और हम तो प्रे यही करते हैं कि ये जो है ये लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, नहीं तो हम सबको मिलके ईरान और सारे वर्ल्ड को जो कि इफेक्टेड हैं इस लड़ाई से, उनको ईरान और यूएसए को ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। जो पेट्रोल या वेसल्स, जो ये 2 वेसल्स मारे गए इंडिया के जिन पे अटैक हुआ है, ये ऑयल कैरी कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑयल इस लड़ाई की वजह से इंश्योरेंस से बहुत महंगी हो रही है। अब जो इसका नुकसान है इसकी भरपाई या तो ईरान करे या फिर यूएसए करे, तब जाके इनको समझ में आएगा कि ये लड़ाई बच्चों का खेल नहीं है जो इन्होंने गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ के रखा हुआ है, ईरान ने भी यूएसए ने भी। अब हम अग गए हैं और पक गए हैं, और यही हालत एक कॉमन मैन की तरह आप सबकी भी हो रही होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।